लोग को डबल स्पेशल वेलकम, कंटिन्यू आ रहे हो, झेल रहे हो, है ना, टेक्स एफर्ट। अच्छा, तो हमारे प्लीज बैठो, हमारे यहाँ बैंकिंग से जुड़े लगता है लोग और जुड़ेंगे लगता है हमको, है ना। एसएससी क्या होता है, ये स्टेट के लिए होता है ना, और बैंकिंग अलग है, ठीक है। आरबीआई का अलग एग्जाम होता है, पता होगा आप लोग को, बैंकिंग के अलावा है वो अलग से है। आज वो ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जितना हमको आता है ना उतने भी बात करेंगे। कितना आता है हमको, आता है कि भाई गूगल चैट जीपीटी से कुछ पूछ लो तो काम शायद बन जाए, तो हम एक बार चैट जीपीटी से सिंपल सवाल करेंगे कि कुछ करियर ऑप्शंस बता दो, फिर उन ऑप्शंस को हम लोग तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, समझेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। आपसे मैंने शायद नहीं पूछा है कल करियर आपका, एक बार सिंपल पूछ के देखते हैं। एक ऐसा सवाल बनाते हैं जो आप सबको रिलेट करेगा, ठीक है। मैं काम करता हूं, सिंपल लिखता हूं यहां पर, करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग कोर्स। चलो, करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग कोर्स। हमारे पास क्या ऑप्शंस खुल के आते हैं, अरे 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 भाई 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 भाई, इतने सारे लोग नहीं हैं यहाँ पे। आप लोगों ने जो डिसाइड करके रखा है पहले से, बैंकिंग हो, एमबीए फाइनेंस हो, बिजनेस हो, है ना, देन ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, या फिर डिसाइड नहीं कर पाए, आप सब लोग एक ही पोजीशन में हो। आपको एक बात पता है, अगर आप क्लियर हो तो भी और आप क्लियर नहीं हो तो भी। रीज़न ये है कि जो लोग क्लियर हैं वो कितने ऑप्शंस को सोचने के बाद क्लियर हैं। क्या आपने ऐसा कभी आकलन किया है खुद का, कभी खुद का एनालिसिस देखा है कि अगर आप क्लियर हो तो कितने ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद आप क्लियर हो? शायद आप गिने ही नहीं होगे। तो हम अपने करियर ऑप्शंस कहाँ से उठाते हैं? पूरी प्रॉब्लम वहीं पर है, अपने आसपास के लोगों को देख के, उनसे सीख के। मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में किसका होता है? सोशल मीडिया से भी पहले अपने आसपास के गिने चुने 5-10 लोगों से बस देख लो। हो सकता है आपके परिवार में कोई किसी करियर ऑप्शन में सक्सेस हो गया हो, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, चाचा के यहाँ, खुद के घर में। एक इन्फ्लुएंस वहाँ से आ सकता है कि किसी को आपने सक्सेस होते हुए देख लिया, तो यार क्या ऑप्शन है, वो डॉक्टर बन गया, मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, वो एमबीए कर लिए, मैं भी एमबीए कर लेता हूँ, वो बिजनेस कर लिए, सक्सेस होगा, मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ। पहला इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस पर आपके मम्मी पापा भी आपको सपोर्ट करेंगे अच्छा खासा कि देख वो उसने इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट बन गया और उसका कितना मस्त सेट हो गया काम, इंटीरियर उसने देखिए इंटीरियर कर लिया, कितना सेट है उसका काम। और आपको एक जाने अनजाने ऊपर से एक दबाव की तरह इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है। और हमारे दोस्त यार जो कर रहे हैं, अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, जो कर रहे हैं लेकिन सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा और नया लगता है, हम उसको भी चुन लेते हैं, उठा लेते हैं कि भाई हाँ आ जाओ। उसको भी हम उठा लेते हैं, कई बार सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं अपने अंदर कि यार ये तो बढ़िया ऑप्शन है यार, ये बताते रहता है, ये बताते रहती है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा। तो क्या हम करियर ऑप्शन एक कोरा कागज लेके शुरू किए हैं कभी? ये तो आपको किसी ने कॉमर्स करवा दिया 11th 12th, या साइंस करवा दिया, या बीकॉम करवा दिया, या बीएससी करवा दिया, बीए करवा दिया। आप सोचते हैं कि ये मेरी सिचुएशन है कि मैंने कॉमर्स कर लिया है, या कॉमर्स में हूँ, या बीकॉम में हूँ, या साइंस में हूँ, अब मुझे इसी में कुछ चुनना है। मतलब आपको कोरा कागज नहीं दिया गया, आपका आधा कागज भर दिया गया कि आप अब साइंस में नहीं जा सकते अगर आप कॉमर्स के हैं तो, और साइंस के हैं तो कॉमर्स में नहीं जा सकते। आधा कागज भर गया आपका, अब आधा बचा है जो आपके हाथ में छोड़ा गया है। उसमें से भी 25% आपका चला गया इन्फ्लुएंस की वजह से, 75% कागज आपकी मर्जी से नहीं भरा है। अब बचा कुछ 25% आपको एफर्ट लगाना है। उसमें भी आपको वो शादियों में हम लोग घोड़ा घोड़ी देखते हैं ना, दूल्हे वाली, उसमें कैसे ऐसे करके सामने ऐसा बंधा रहता है, देखा है आप लोगों ने? पता है आप लोग को क्यों रहता है वो ऐसे करके? क्यों रहता है, कौन बताएगा? उसका ध्यान ना भटके। वो भटकेगा तो वो जानवर है, छटपटा सकता है और दूल्हा बेचारा धड़ाम हो सकता है, शादी है उसकी, तो उसका ध्यान ना भटके, कोई गेस्ट आके उसको ना भटका जाए, या उसको सिर्फ अपना रास्ता दिखता रहे, फोकस क्लियर सामने की तरफ,
वो घोड़े की जो भी आंख में ऐसे पट्टी लगा देते हैं वो लोग, सिर्फ सामने की तरफ देख पाए। ठीक ऐसा हमारे साथ होता है। कॉमर्स या साइंस घर वाले या आसपास चुनवा के एक तरफ की पट्टी लगा देते हैं, और आसपास के जो इन्फ्लुएंस हैं, दोस्त हैं, सोशल मीडिया है, किसी बेस्ट आदमी को आपने करते हुए देख लिया, जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है और उसने सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल बना दिया, तो जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा बनने की अब वो सपने देखेगा, उसने दूसरा भी लगा दिया। अभी अपने दोनों आंखें ऐसे हमने सामने की तरफ फोकस कर दी, ये 20-25% ही अब आपका काम बचा है। इसमें आपको पढ़ाई करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, अच्छे से मार्क्स लाने हैं, फिर 1-2 जगह जॉब करके एक्सपीरियंस लाना है, और उसके बाद जाके फाइनली आपका करियर कुछ बनेगा, वो भी अभी नहीं पता है क्या बनेगा। ठीक है, करियर काउंसलिंग एक फुल फ्लेजेड जॉब हुई करती थी, प्रोफेशन हुआ करता था, कमाते थे लोग इसमें करियर काउंसलिंग करवा के कि तुमको विदेश जाना है, मैं बताता हूँ कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यूनिवर्सिटी, ये जगह। अभी वो जानकारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जिसमें बोलो मिल जाएगी, जितनी डिटेल में बोलो उतनी डिटेल में मिल जाएगी। बल्कि एक तरीके से थोड़ी सी डिटेल देने के बाद वो खुद ही पूछती है, देखो लास्ट में, इफ यू टेल मी योर करंट एक्सपीरियंस लेवल एंड इंटरेस्ट, ऑडिट वर्सेस टैक्स वर्सेस फाइनेंस वर्सेस टेक्नोलॉजी, आई कैन रेकमेंड द बेस्ट नेक्स्ट रोल एंड 6 to 12 month एक्शन प्लान। बाप रे, करियर काउंसलिंग वाले तो ये सब करते ही नहीं थे। वो बोलते थे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप साइंस के हो, आप ऐसे ऐसे इंजीनियर बन सकते हो, ऐसी ऐसी कंपनीज में जॉब कर सकते हो, ये कंपनी की सैलरी आपको मिलेगी, ये सारे ऑप्शंस गिना के बात को वहीं छोड़ देते थे। अभी आपको या तो वही फॉलो करना है या वापस जाना है और बोलना है कि नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ज़्यादातर हम नहीं बोल पाते कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, मेरे को गवाही नहीं आ रही अंदर से, क्योंकि आप खुद नहीं पहचान पाते कि अंदर की गवाही क्या है। अंदर की गवाही पहचानना भी एक टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद, खुशबू है ना, है कि नहीं। ग्रेट, हियर आर कॉमन करियर ऑप्शंस एंड प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर कंप्लीटिंग एन एडवांस कोर्स। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग कोर्स। ठीक है, हम सिर्फ देख रहे हैं और तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि हम लोग इतने ऑप्शंस जानते भी थे क्या। आपको डिसीजन आज नहीं लेना है, आपको डिसीजन आज से 6 महीने बाद भी नहीं लेना है। आपका डिसीजन अगर अपनी लाइफ की 30 साल की उम्र में आके भी डन होता है ना, तो भी आप लेट नहीं हो, बहुत जल्दी हो। और अब 30 साल से पहले 22 में हो, 21 में हो, 24 में हो, 25 में हो, अगर आपने अभी तक करियर डिसाइड नहीं कर पाया है तो आप कोई लेट नहीं चल रहे हो। क्योंकि करियर डिसाइड करना इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि जैसे 1000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को चुनना, इतना मुश्किल होता है। और वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप सक्सेस चाहते हो। आप सक्सेस नहीं चाहते तो मुश्किल नहीं था, बस आप चुन लो कुछ भी। घर गुजारा तो सबका चलता है जीवन में, जो काम करना चाहे वो तो कुछ भी करके घर गुजारा कर ही लेता है। लेकिन आपको घर गुजारा करना है क्या? घर गुजारा नहीं करना है, यही बात की तो स्ट्रगल है ना, कि हमको कुछ अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए आपको अपने अंदर की झांक के वो कैपेबिलिटी बाहर निकालनी पड़ेगी। हर इंसान के अंदर अपनी खूबी होती है। किसी को, जैसे अब मैं अपनी बताता हूँ, सीए करना मेरा डिसीजन नहीं था, वो मेरे पापा जी का डिसीजन था। उन्होंने बोला कि ये करो बेटा, अच्छी बात है। क्लास 10th जब मैं समर वेकेशंस में था, मैंने टैली सीखने की कोशिश की यहीं बिलासपुर में, और मुझे टैली कोर्स इतना समझ में आ गया, बेसिक टैली नहीं होता है एकदम 2 महीने का, वो सीख के मुझे इतना समझ में आ गया कि यार कॉमर्स तो मुझे समझ में आ रहा है, चलो 11th 12th कॉमर्स तो ले ही लेते हैं, नहीं तो मैं साइंस लेके साइंटिस्ट बनने वाला था अगर मेरी इच्छा पूछ लेते तो। कॉमर्स ले लिए, फिर अब क्लियर था कि कॉमर्स लिए हैं तो सीए करना है। 12th के जस्ट बाद मार्च में 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, और आई थिंक मई में नहीं, जून में एग्ज़ाम था सीपीटी का, यानी सीए का एंट्रेंस, 2 महीने बाद जस्ट। बस किसी ने ये बता दिया था कि इसका सिलेबस लगभग सेम होता है 12th के बराबर, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि वो एंट्रेंस टेस्ट है और एक आध सब्जेक्ट नया होता है। हमारी क्लास के, सीरियसली हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के, लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 60 लोग होते थे लगभग, 2 सेक्शंस मिला के 4 से 5 स्टूडेंट स्कूल से फैसिलिटी लेके रोज़ शाम को, रोज़ दोपहर को बस से जाते थे हॉस्टल से बाहर भिलाई में, और संतोष राय सर, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कॉमर्स एकेडमी का, वहाँ पर सीए के एंट्रेंस की तैयारी करते थे। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। क्लास 11th के लगभग मिड से शुरू किया, क्लास 12th के एंड पे ख़त्म किया। लगभग 1.5 साल उनका सीपीटी का कोर्स चला। और वही कोर्स मैंने कब किया?
सिर्फ 2 महीने, अप्रैल एंड मई, जून में एग्जाम था, उनमें से काफी लोग का क्लियर नहीं हुआ, मेरा हो गया। ये मैं खुद की तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर भी रहा हूं ये बताने के लिए कि वो डिसीजन मैंने जान के लिया था। मेरे सामने 1.5 साल तक वो लोग क्लास जा रहे थे, मैं भी हॉस्टल में था, वो भी हॉस्टल में थे। वो रोज बस से निकलते थे मेरे सामने और 2-3 घंटे बाद लौट के आते थे पढ़ के, और मैं भी वही एग्जाम देने वाला हूं उनके शुरू करने के 1.5 साल बाद भी। तो 1.5 साल तक मैंने अपने अंदर वो कंट्रोल बनाए रखा कि मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है ये 12th का कोर्स रिपीट है। 75% 12th का कोर्स रिपीट होता है और लगभग 25% नया कोर्स होता है सीपीटी में। वो लॉ के जैसा है, इजी है, थियोरेटिकल है। और एक होता है मैथ्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बुखार है, मैथ्स नहीं, प्रॉपर मैथ्स। लेकिन 11th में मैंने मैथ्स ले रखा था एज ऑप्शनल। तो 11th 12th में साइंस के बच्चे जो मैथ्स पढ़ते थे, बहुत एडवांस लेवल का होता है वो, 10th के बाद तो बहुत ही एडवांस हो जाता है। तो वो 11th 12th का मैथ्स जैसे तैसे हमने भी रगड़ के पढ़ाई की। समझ में मुश्किल होती थी, थोड़ी एडवांस होता था, ऐसा लगता था इतना हाई लेवल का क्या जरूरत है हमको, पढ़ लेते थे फिर भी। लेकिन सारी चीजें आपस में कनेक्ट हुई, क्लियर हो गया, उसके बाद कॉन्फिडेंस डबल हो गया। मान लो क्लियर नहीं हुआ रहता तो, हाँ, सेल्फ डाउट इतनी जल्दी थोड़ी आना चाहिए। 8-10 बार फेल होने यार, पहले 1-2 बार फेल होना तो किस्मत पे भी रहता है। हाँ, 2 महीने की प्रिपरेशन में होगा वो, इसलिए क्योंकि वो 75% कोर्स में रिपीट था। अब हमको सिर्फ ये सीखना था कि हम, हाँ जी हाँ जी, हम अभी तक कैसे पढ़ाई कर रहे थे। आज राजेंद्र नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, बोला था उसने। अभी तक हम कैसे पढ़ाई कर रहे थे कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ये रहा किताब, हम नोट्स बना रहे हैं, और हमको 12th का 11th का एनुअल एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, पूरा लिखना है, शीट्स भरनी है। जो बच्चा सबसे ज्यादा शीट्स भर लेता था उसको देख के सब लोग, अरे बाप रे क्या लिख रहा है इतना, ऐसा सोचते थे। अचानक से सीपीटी आ गया, नो राइटिंग, ओनली टिक वर्क। आज तक आदत ही नहीं थी टिक वर्क की, टिक एग्जाम कभी देते ही नहीं थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस। और उसमें चैलेंज नया होता है, उसमें ये चैलेंज होता है कि आपके हाथ में कैलकुलेटर दे दिया जाएगा, आपके हाथ में आंसर शीट है जिसमें पेंसिल से गोला गोला करके उसको काला करते जाना है। आप लोग सबने भरा ही होगे। और टाइम लिमिट होती है कि एक सवाल पे 1 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा एक सवाल पे 1.5 मिनट। अगर आप 1 मिनट दे दोगे तो रीचेक करने का टाइम मिलेगा जी। एक सवाल पे 1 मिनट अगर आपको रीचेक करने का टाइम चाहिए तो, और रीचेक करने का टाइम नहीं चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा एक सवाल में 1.5 मिनट दे सकते हो। लेकिन आपको उसी समय श्योर होना पड़ेगा आंसर लिखते समय कि हाँ ये 100% सही है, दोबारा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने है और आंसर शीट ये पड़ी है। क्वेश्चन में हम लोग सर्कल कर देते थे उस पॉइंट पे जहां पर हम आंसर को लेकर डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, तो मार्कशीट में मार्क क्यों करें अभी से। तो 100% श्योरिटी वाले मार्क कर देते थे और जो डाउटफुल होते थे उनको छोड़ते थे। तो 1-1 मिनट पे 100% श्योरिटी करके पूरे सवाल सॉल्व। अब मान लो 90 सवाल है, 90 में से 60 हो गए, 50 हो गए, आधे हो गए, चलो आधे जो बच गए, अब उनके लिए हमारे पास पूरा समय बचा है। अब आराम से ठंडे दिमाग से एक एक सवाल को श्योरिटी के साथ सॉल्व करो। फिर 20-25 सवाल ऐसे होंगे जो डबल श्योरिटी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब आप ठंडे दिमाग में हो। अब आपका 50% आंसर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था 11th 12th को कंप्लीट करने के बाद कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैं कमजोर नहीं हूं। हो सकता है बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, कहीं पर हो सकते हैं कमजोर हो सकता है, वो भी उस समय नहीं पता था। लेकिन अकाउंट्स में तो मुझे नहीं लगता था। मार्क्स भी बताते थे, क्लास के लेक्चर्स में भी पता चलता था, डाउट क्लियर वगैरह करते थे तो भी पता चलता था, बहुत सारे कनेक्शंस थे। आपको अपनी मजबूती का पॉइंट ढूंढना है, और उसको ढूंढने का सबसे अच्छा इलाज बताऊं, अपने करियर ऑप्शन को चुनने के लिए आप लोग एक होमवर्क नोट कर लो, सुन लो खाली। घर जाओ, ठंडे दिमाग से 1-2 दिन तक ये सोचो कि कौन सी ऐसी टॉप 3 बातें हैं जिसमें आज तक आपको गालियां पड़ी है, क्रिटिसिज्म हुआ है, बुराइयां हुई होंगी कि यार तुम यार अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तुम यार अच्छे से बात नहीं करते, बदतमीज हो, तुम यार अच्छी पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारा ध्यान नहीं है यार, तुम फोकस नहीं हो तुम ठीक से। मम्मी पापा ज़्यादातर हमारे सिर्फ घर के लोग ही बोलते होंगे, उनको ही सुनना है, रैंडम लोगों को नहीं सुनना है। तो उन लोगों को बस याद करो
कि यार तुम यार मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो अपने करियर पे, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम खाली रीले चला रहे हो। कौन सी ऐसी 3 टॉप डांटे हैं, डांट जो आपको अपने घर से या अपने एकदम करीबी जिगरी दोस्तों से सुनने को पड़ी है? और कौन सी 3 बातें हैं जिसके लिए आपको बिना मांगे तारीफ मिली है? यार बढ़िया कपड़े पहने हो यार, तुम हमेशा अच्छे दिखते हो, पढ़ाई कितनी अच्छी है, समझा कितना अच्छा लेते हो, काम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो, खर्चा हमेशा कम करते हो। ये तारीफें ही तो है, छोटी छोटी नहीं है, और बिना मांगे मिलती है, बिना मांगे मिलती है सब। बस इन्हीं टॉप 3 खूबियों को आपको अपना करियर ऑप्शन बनाना है। अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन आप कॉमर्स में आ गए हो, तो आप फैशन डिजाइनिंग में कैसे जाओगे? अरे जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग वाले हिसाब किताब नहीं करते हैं क्या? नहीं करते क्या? उनको भी तो मार्केटिंग चाहिए, उनको भी तो अकाउंट्स चाहिए, उनको भी हर चीज पे फोकस करना है। तो आप एमबीए में जैसे ही घुसोगे तो आपको वो उस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अब आपको फैशन में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? एमबीए की कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, या एमबीए के अलावा कोई और डिग्री अवेलेबल है तो वो क्या करनी चाहिए? फैशन डिजाइनिंग करना है क्या? कभी भी कोई नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, कभी नहीं जाता। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं और आपने अचानक फील्ड अपनी चेंज कर दी, तो ये जो पीछे नॉलेज आपने ले लिया था ना, ये आपके साथ साथ जाएगा और यही आपको करियर को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा। इट इज एज सिंपल एज आपको वीडियो बनाना पसंद है, आपको रील्स पसंद है, इंस्टाग्राम पसंद है और वीडियो बनाना पसंद है, लेकिन आपको कुकिंग भी पसंद है। कैसे करियर जोड़ें? तो आजकल तो ईजी है, आजकल तो ईजी है। पहले किसी को वीडियो बनाना पसंद था लेकिन कुकिंग भी पसंद थी, तो उसके पास करियर ऑप्शन था क्या? कहाँ वीडियो बनाता, किसके पास जाता? तो अब करियर ऑप्शंस आ गए ना, तो लगातार आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, हम एक एडवांस अकाउंटिंग कोर्स, बार बार एडवांस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाकई में एडवांस है। अगर आप लोग बाहर कहीं दूसरे टेली इंस्टीट्यूट से हमको कंपेयर करें, तो जो लोग वो 2 महीने 3 महीने में अगर सिखा पाएंगे ना, हमारे यहाँ वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर बाकी का दिन क्या करेंगे? इसीलिए तो हम एडवांस हैं। तो हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिन चीज़ों पे लोग जनरली बात नहीं करते। आप लोगों के करियर ऑप्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फोकस में 1000 में से एक ऑप्शन चुनने के लिए, मदद करने के लिए नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है लोग। इस चीज़ के लिए हमने इसकी स्थापना की कि आप लोगों को 6 महीने तक करियर ऑप्शन रहेगा। आप लोग ऐसे सवाल चैट जीपीटी से, मुझसे, दोस्तों से, अपने परिवार में सबसे सवाल करना शुरू कर दो। और इसलिए सवाल नहीं करना है कि आपको कल या परसों इसका जवाब चाहिए, नहीं, आप 6 साल बाद इसका जवाब दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप ये श्योर हो कि मुझे कॉमर्स समझ में आता है? कम से कम अकाउंट्स की लाइन में आप आगे बढ़ रहे हो, ये स्पेसिफिक है, ये कोई जनरल डिग्री नहीं है कि आप बस एक बार कर लिए फिर सोचोगे कि देखते हैं यार कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। ये वो प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अकाउंट्स में करियर बनाना है। अब अकाउंट्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं और कितने एडवांस लेवल में जा सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब हो सकती है क्या? प्राइवेट जॉब हो सकती है क्या? बहुत हाई लेवल की, हाई पेइंग जॉब हो सकती है क्या? बड़ी जिम्मेदारी की जॉब हो सकती है क्या? तत्काल जॉब लग सकती है क्या? घर बैठे जॉब हो सकती है क्या? घूमते रहूं जीवन भर लैपटॉप लेके और मेरे को काम फिर भी आता रहा, ऐसा कर सकता हूं क्या? कि अब मनाली में बैठे हो लैपटॉप लेके और आपका काम चल रहा है। कई लोग को ये पसंद है, मेरे को पसंद है, मेरे को लैपटॉप दे दो, मैं मनाली में बैठ के काम करते रहूंगा। क्या मैं उतना कमा लूंगा जितना मैं यहां कमा रहा हूं? क्या ऐसे कोई ऑप्शन है? यहां से पता चलेगा। और आप लोग अपने ही सवालों को तोड़ मरोड़ के और सवाल करो चैट जीपीटी जैसे किसी भी एआई से, तो इनके पास क्या है ना, हमसे ज्यादा नॉलेज है। बात तो सही है, क्योंकि इनके पास पूरी दुनिया के ग्रंथों का इकट्ठा एक डेटाबेस है, सबका सबका। आप बोलोगे गीता का कुछ अंदर से कुछ निकाल के दो, ये गीता का निकाल के दे देगा। आप बोलोगे रामायण से कुछ कनेक्ट करके दे दो, रामायण से निकाल देगा। आप बोलोगे कि इस टॉपिक पे दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों ने क्या क्या आर्टिकल लिखे हैं मुझे निकाल के दो, तो 300 और 3000 पेज दोनों रिपोर्ट बना के दे सकता है कि दुनिया के बेस्ट लोगों ने इस टॉपिक पे क्या क्या जवाब दिया है, क्या क्या भाषण दिया है। आपको भाषण निकालना है वो निकल जाएगा। तो इतनी जानकारी एक इंसान नहीं रख सकता, इसीलिए एआई आया। लेकिन क्या ये मेरे से बड़ा है? क्या ये आपसे बड़ा है? नहीं, ये आपकी जॉब नहीं खाएगा, इसको हथियार बना लो। जैसे आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो 2 + 2 = कितना हुआ? कैलकुलेटर में जब यही दबाओगे तो क्या बताएगा वो? 4। तो जब कैलकुलेटर आया तो उसने क्या आपके दिमाग का पूरा काम खत्म कर दिया?
जब कैलकुलेटर आया तो उसने आपकी मदद की। अब जो इंसान मैथ्स में तेज रहा होगा, उस समय जब कैलकुलेटर पहली बार आ रहा होगा और इंसान मैथ्स में तेज है, उसको तुम दो बस 3 2 4 5 इंटू 3 2 4 5 बता देगा यूं झट से करके। वो बोलेगा यार ये क्या बकवास चीज है, इसका क्या यूज है, दिमाग लगा के करना चाहिए, है ना, वही मैथ्स है, दिमाग की एक्सरसाइज है। वो बोलते रह गए, कैलकुलेटर अब आम आदमी की चीज बन गई, 100 रुपए का मिलता है। तो जब भी कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ होगा, तब से आज तक में कैलकुलेटर कितना कॉमन हो गया। वैसे ये नया नया इन्वेंट हुआ है, 4-10 साल 20 साल 25 साल शायद चलेगा, और आप हम सब यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम देखते देखते जाएंगे कि एआई हमारे लिए ना मतलब इतनी बेसिक टूल की तरह हो जाएगा। जैसे हम लोग मान के चलो पेन यूज करते हैं, कितना बेसिक है। पेन भी तो एक इन्वेंशन है। पेन की टेक्नोलॉजी पे खाली रिसर्च कर दो ना, बॉल पेन क्या होती है, तो आपको लगेगा कि इतनी एक्यूरेसी। आप लोग को पता है बॉल पेन की जो निब होती है, भाई पेन कहां है, बॉल पेन की जो निब होती है ये सामने, इसको बॉल पेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सामने में एक बॉल होता है, वो बॉल फ्री होता है। आप पेन जब चलाते हो तो अंदर से इंक को बाहर लेके आता है और रोटेट करता रहता है, रोल करता रहता है। इसके अंदर एक बॉल होता है। आपको पता है ये 10 रुपए की पेन के अंदर जो बॉल लगा है, ये कितनी एक्यूरेसी से बनाया गया है, जितनी एक्यूरेसी से स्पेस क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, उतनी हाई एक्यूरेसी मशीन लगती है इसके लिए। छोटी सी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये चल चल के हो गई अब पुरानी और कॉमन, तो अब इसकी वैल्यू नहीं बची। लेकिन क्या उसकी टेक्नोलॉजी कमजोर हो गई? आज भी वो अच्छी ही चलेगी तब जब किसी अच्छी कंपनी का लो गया। हल्की कंपनी और अच्छी कंपनी में आज भी 10 रुपए के पेन में डिफरेंस है, सब महसूस करते हो। तो वही डिफरेंस हम लोगों को भी महसूस करना है कि दुनिया आपको क्या बोल के बता रही है उसके पीछे मत जाओ, या आप किसी से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो उसके पीछे मत जाओ। वो एक पॉइंट हो सकता है कि हाँ यार कितना बढ़िया है यार, मतलब मेरे को भी ऐसे पैसे चाहिए, मेरे को भी ऐसे घूमना है, मेरे को भी ये रईसी चाहिए, ये आप सोच सकते हो। लेकिन क्या यही आधार होगा आपका करियर डिसाइड करने का? वो तो आप फिर सामने वाले को कॉपी करने लग जाओगे तो उसकी आधी किस्मत भी तो आप खाओगे। अगर किसी इन्फ्लुएंसर को देख के आपको लगता है कि यार क्या मस्त रातों रात फेमस हो गया, कमाने लग गया, और आप सेम कॉपी एग्जैक्ट करने लग गए काम को, तो वो इन्फ्लुएंसर का जो भी किस्मत रहा होगा, जिसके थ्रू वो गुजर के वहां तक पहुंचा है, वो किस्मत आपने भी इंपोर्ट कर ली ना। तो मान लो उसने 5 साल के करियर में 1 साल पहले 2 साल पहले कुछ बदनामी झेली होगी, हो सकता है लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया होगा, उटपटांग गाली गलौज कर दिया होगा, या डायलॉग दे दिए होंगे और बुरा लग गया होगा। उन करियर ऑप्शंस पे वो हो सकता था भटक जाए कि अरे अरे तो गलत हो गया, मैं आऊंगा ही नहीं अब। लेकिन उसने कंटिन्यू किया और शायद सुधार किया होगा, तभी लोगों का वापस रिस्पॉन्स मिला, तभी तो वो फेमस हो पाया। क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट टर्म, सब भूल जाते हैं तुरंत, सब भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं पता है? इस बात का सब लोग गलत फायदा उठाते हैं। आम आदमी, अगर मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक आम आदमी बोलूं, मैं भी इसमें इंक्लूड, तो हम सब की एक ही बीमारी है, एक ही प्रॉब्लम है हर आम आदमी की, कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है। और उसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। हमारे पास 1 मिनट खाली होगा, नहीं 10 सेकंड खाली होगा लिफ्ट में, अगर हम बटन दबा के अब से वेट कर रहे हैं कि लिफ्ट जो है 4थे माले में जा रही है, उतने में आपका फोन खुल जाएगा। 30 सेकंड भी पूरा नहीं मिलता है और आपका फोन खुल जाएगा। किसी का स्टेटस देख लोगे, एक आध किसी का, एक आध कोई रील देख लोगे, एक आध कोई नोटिफिकेशन पढ़ लोगे, इतनी देर में आप, और आप ऐसा नहीं रख सकते हो 30 सेकंड आपका जेब में रहे फोन, आप नहीं कर पाओगे। आप जेब में होगा तो निकाल लोगे। यह है डिस्ट्रैक्शन। मतलब क्या हो रहा है पता है? आप अपनी सोचने की क्षमता गंवाते जा रहे हो, और जब खुद के लिए नहीं सोच पाओगे तो दूसरे के लिए तो भूल ही जाओ। और करियर ऑप्शन उनमें से एक है कि आप खुद सोच सको, अपने लिए सोचो। कब सोचोगे? रीले देख देख के नहीं सोच पाओगे। रीले देख देख के चीजें इंपोर्ट होंगी, गूगल कर करके, किताबें पढ़ पढ़ के चीजें इंपोर्ट होंगी। तो सोचोगे कब? सोचने का काम होता है आंख बंद करके तसल्ली से खुद को 5 मिनट तो दो। सारी चीजें घूम घूम के दिमाग में आएंगी, सारी, करियर से बात, मम्मी की बात, किसी की डांट, किसी की तारीफ, सब सुनाई देगा। 5 मिनट फोन को साइड करो और आंख बंद करके बस सोच के देखो।
रोज सिर्फ खुद को 5 मिनट देने की कोशिश करो। आप लोगों को करियर ऑप्शन चुनने में बहुत मदद मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब करना है नहीं करना है, प्राइवेट जॉब करना है नहीं करना है, पैसे के पीछे भाग रहा हूँ कि फेम के पीछे भाग रहा हूँ कि मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पैसा ही कमाना है बहुत ज्यादा, चलो मैं करियर ऑप्शन देता हूं, किसानी करो, खूब पढ़ो और लास्ट में जाके किसानी करो, वो भी किराए के खेत में, लेकिन खूब बड़ा खेत होगा, कम से कम 100 एकड़ होगा। सोच के रखा था किसी ने ये? क्यों? वहां भी करोड़ों की कमाई है और इनकम टैक्स भी जीरो है। वहां 1 करोड़ रुपए साल तक कमाओगे ना तो इनकम टैक्स जीरो है। जबकि अगर हम लोग सैलरी से इनकम कमाते हैं 1 करोड़ की, तो 30% 30 लाख रुपए सरकार ले जाएगी। कितना? कितना कमाया आपने और कितना ले गई? किसान बन जाओ, वो 30 लाख पूरे माफ। रूल है, मैंने नहीं बनाया, आपको बस उस रूल को फॉलो करना है। तो जब जानना शुरू करोगे तब तो करियर बनेगा ना। तो जो आदमी, आप और आपके दोस्त, मान लो 2 लोग दोनों 1 करोड़ कमाते हैं, वो किसानी से 1 करोड़ कमाते हैं, वो सैलरी से 1 करोड़ कमाते हैं, कौन जीता? और कौन ज्यादा कमाया? कौन ज्यादा बचाया? किसके पास भविष्य में ज्यादा पैसे होंगे? तो क्या फायदा कि उनको 1 करोड़ की जॉब लग गई तो? लेकिन हो सकता है उनको वो जॉब थ्रिल देती हो। जैसे आप लोगों ने बहुत मूवीज में जर्नलिस्ट देखे होंगे, एकदम पैशनेट होते हैं जर्नलिस्ट, जो पत्रकार लोग, जो किसी भी मैटर को डीप में जाके ढूंढने के लिए कुछ भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं, किसी से भी रिस्क झगड़ा मोल लेते हैं। और कई बार ऐसे लोगों का मर्डर भी हो जाता है। लेकिन वो लोगों का मर्डर इसलिए होता है क्योंकि वो पैशनेट होते हैं उस काम में, कि मैं तो भाई ये तुम्हारी फ्रॉड को मैं खोल के रहूंगा, पोल को खोल के रहूंगा, मैं एक्सपोज करके रहूंगा। वो पैशन है उनका जो वो करवा रहा है। अगर वो भी जान का ही खतरा सोचते रहते, मेरा परिवार, मेरा वो, तो वो सब पीछे छूट गया, पैशन सबसे ऊपर आ गया। उन्होंने गलत किया सही किया, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं पैशन कितना स्ट्रांग एक वाइब लेके आता है अपने साथ में। आपको वो ढूंढना है अपने अंदर। हम जब तक जितने ऑप्शन सोच के रखे हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि घर जाओ ठंडे दिमाग से, उसी ऑप्शन में क्या आप ठप्पा लगा सकते हो कि यही मेरा जीवन काल का करियर ऑप्शन है? क्या आप घर जाके ये ठप्पा लगा सकते हो? खुद को जवाब दो, मुझे भी मत दो। और आपको प्राइवेट में किसी से पूछना हो, मुझसे कुछ बात करनी हो किसी करियर ऑप्शन को लेके, चाहे यहां पर खुल के सबके सामने बात करनी हो, तो आप खुल के डिस्कस करो। वो इसलिए क्योंकि मान लो आपने कोई करियर ऑप्शन मेरे सामने रखा कि सर ये कैसा रहेगा, मुझे शायद आइडिया ना हो उसका, या थोड़ा आइडिया हो, मैंने कुछ चर्चा की, मैं बोलूँगा कि मैं चलो आपको इसके बारे में सोच के बताऊँगा, रिसर्च करके बताऊँगा, और 1-2 दिन बाद हमने डिस्कशन किया खुले में सबके सामने। अब आप सोचो, किसी एक के सोचने से किसी और 2 का शायद क्लैरिटी आ जाए। तो आप ना सिर्फ खुद की क्लैरिटी ला रहे हो, बल्कि किसी दूसरे का भला भी कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आपका करियर ऑप्शन कुछ ऐसा प्राइवेट है कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, करना नहीं चाहती, आप अलग से आके बात करो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हम अवेलेबल हैं। आपके पास जितने लाइफ में ऑप्शंस हैं, अभी के अभी, आज के आज, यहाँ तक कि इस कोर्स के कंप्लीट होने तक भी आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सोचते रहना है कि क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं जिसमें मेरी सारी बातें बैठ जाए। किसी को वीडियोस बनाना पसंद है लेकिन कॉमर्स की लाइन में है, अब वीडियोस और कॉमर्स को कनेक्ट कैसे करें? किसी को कुछ और पसंद है, कुकिंग पसंद है और कॉमर्स की लाइन से है, तो आप रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, चेन ओपन कर सकते हैं किसी कैफे की। ऑप्शंस तो खुलते जाएंगे ना। आपको अकाउंटिंग बहुत पसंद है, मजा आता है डेटा एंट्री करने में, एंट्रीज करने में, जर्नल एंट्रीज, परचेज सेल, बैंकिंग, बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत मजा आता है। अब आप इसमें करियर ऑप्शन कैसे बनाएंगे? या तो आप कोई एंट्री लेवल की जॉब ले लो, आपको पॉकेट मनी जितना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, सैलरी, और आपका काम चलने लगेगा। लेकिन उसमें करियर कैसे बनेगा आपका? करियर ऐसे थोड़ी बनेगा कि आप बस जॉब कर रहे हो और कहीं डेटा एंट्री कर रहे हो। करियर ऐसे बनेगा। कैसे? पब्लिक अकाउंटेंट, ये करियर पाथ है। क्या हो गया भाई? पब्लिक अकाउंटेंट, ये काम नहीं कर रहा है। सब लोग मेरे साथ रीड कर पा रहे हो? पब्लिक अकाउंटेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, बिग 4 मिड टीयर लोकल फर्म्स। ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप एडवांस अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं करियर के। ये अल्टीमेट गोल है ऊपर का। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लोगे, ये फील्ड आपके इंटरेस्ट की भी हो, एडवांस में समझ में भी आती है चीज़ें, आप कैपेबल हो गए हो, अब आपको सिर्फ
मैदान चाहिए खेलने के लिए, आप रेडी हो गए हो। तो पब्लिक अकाउंटेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते हो, आपको पता है ये बात, इंडिपेंडेंट ऑडिटर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ये दो क्वालिटीज होती हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और एक सरकारी छोटा सा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उस कोर्स का नाम मेरे पास नोटेड है, याद नहीं है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट कंपनीज में जैसे कि कोल इंडिया, एनटीपीसी, सीएसईबी, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। इन कंपनीज में, ये कंपनियों का टर्नओवर हल्का पतला नहीं होता, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसा इनका टर्नओवर होता है। क्योंकि कोल इंडिया, सोच लो कितना लेवल का काम है, हर जगह कोल का काम है। तो ये कोल इंडिया भी तो एक बिजनेस है, इतना समझते हो। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे इस मुट्ठी में कोल इंडिया आ गया, तो आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो जूम आउट करो, दिखेगा। कोल इंडिया इतना बड़ा है, ये मान के चलो। ऐसे देखते हैं, हमारे पास एक इमेज है। अभी दो कंपनी का नाम हम लेके चलते हैं, एक कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जोमेटो इटरनल लिमिटेड, ठीक है, जोमेटो का जो नाम है। मुझे बस सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को कि क्या दोनों बिजनेसेस में ये चार्ट बैठ रहा है। एक कंपनी कोल माइनिंग से कोल निकालती है और एक कंपनी हम जैसे आम आदमियों को सर्विस देती है, जो कि फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस है, ठीक है। ये दोनों कंपनियों का काम करने का नेचर कितना अलग है, पूरा अलग है। एक कंपनी आपको खुश करना चाहती है और एक बिल्कुल खुश नहीं करना चाहती। कोल इंडिया, उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो बस आपको गर्मी से बिजली देना चाहती है, बिजली नहीं, सॉरी, वो सिर्फ गर्मी से कोयला देना चाहती है। पैदा करने वाले तो एनटीपीसी है, बिजली पैदा करने वाला, उसको बांटने वाला सीएसपीडीसीएल, और उसको आपके घर तक लेके आने वाला सीएसईबी नहीं, सीएसपीजीसीएल उसको जनरेट करता है और सीएसपीडीसीएल उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आप लोग को पता था, पता था ये बात। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सीएसईबी, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कंट्रोल करती है कि बिजली के नियम कानून, रेट सब हमारे हिसाब से चले। लेकिन बिजली बनाती कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉरपोरेशन करके, सीएसपीजीसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जनरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सिर्फ बिजली बना के आगे बढ़ा देती है, किसको देती है? अगली सरकारी कंपनी को, सीएसपीडीसीएल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो कहां तक लेके आएगी? आपके घर तक लेके आएगी, और वही आपसे बिजली का भुगतान रिसीव करती है, सीएसपीडीसीएल, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज आपके हमारे लिए नहीं बनी है, ये गवर्नमेंट के काम को मैनेज करने के लिए बनी है कि गवर्नमेंट मैनेज कर पाए, ठीक है। एक तरफ कोल इंडिया और दूसरी तरफ जोमेटो, दोनों में कितना फर्क है, लेकिन दोनों में देखो ये चार्ट कॉमन बैठेगा जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। क्या हर बिजनेस सेल्स परचेस करता है? क्या हर बिजनेस सैलरी देता है? क्या हर बिजनेस थोड़ी मोड़ी मार्केटिंग कर लेता होगा, होता होगा? क्या हर बिजनेस के पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ होता है? अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ट्रेडर है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी उसका वो मेन बिजनेस हो गया, ठीक है। देखो सब बैठ रहा है। क्या हर बिजनेस लगभग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है? जोमेटो चलाते हो आप लोग, आता है अचानक शाम को, भूख लगी है क्या, ऐसा आता है ना नोटिफिकेशन, तो ये क्या है? आपको भूख लगाने की क्रिएटिविटी है, कर रहे हैं ना वो लोग मार्केटिंग ठीक से। हाँ, आज संडे डिनर कहां करने वाले हो, ऐसे मैसेज आते हैं भाई जोमेटो से, सीधे कनेक्टेड एकदम। पब्लिक रिलेशंस, अकाउंट्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, जनरल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये कौन सा ऐसा पार्ट था जो कोल इंडिया में और जोमेटो में दोनों में नहीं बैठता है? बताओ मेरे को। सारे पार्ट्स बैठते हैं, फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस हैं। यानी कि अगर आप अकाउंट्स को अच्छे से सीखते हैं तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, ये डिपार्टमेंट हर जगह होता है। फेसबुक, गूगल, होगा नहीं होगा? और छोटी मोटी कंपनी ले लो, बिलासपुर की कोई प्लांट ले लो, सिरगिट्टी में कोई प्लांट ले लो, उनके यहाँ अकाउंट्स एंड फाइनेंस होगा? होगा। गली नुक्कड़ में कोई किराने वाला ले लो, क्या वो अपना हिसाब किताब रखता होगा? तो अकाउंट्स की जरूरत किसको किसको है?
आपके घर में मम्मी पापा भाई या जो भी वर्किंग लोग होंगे ये सब थोड़ा मोड़ा हिसाब रख लेते होंगे, दूध वाले का, फलाना ढिमकाना, सब्जी वाले का, सब हिसाब रखते हैं हम लोग। हिसाब के बिना आप नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता। हिसाब करने आपको आना चाहिए, ये हुआ बेसिक। लेकिन क्या हिसाब करने में बुखार आता है? तो यहां नहीं आना चाहिए, ये करियर ऑप्शन फिर आपके लिए नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बुखार आए और अंदर से मजबूती है और पैरासीटामोल खा लिया कि बुखार को भगाना है लेकिन काम करना है, ये एनर्जी अगर अंदर से आती है तो अकाउंट्स की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या है ऑप्शन हमारे पास? और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट, ये ब्रैकेट्स में जो लिखा है उसको छोड़ते हैं। पब्लिक अकाउंटेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि आप अलग से एक कोर्स एक्स्ट्रा करके ऑडिटर बन सकते हो सर्टिफाइड। ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, साल भर के, और एडवांस में जाओगे तो 2 साल के, और ये गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं ज़्यादातर, और प्राइवेट में भी अवेलेबल है जैसे कि MBA, वो दोनों कनेक्टेड है। आप किस फील्ड में स्पेसिफिक जान रहे हो वो आपको चुनना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये कितने शब्द ही हम लोगों ने आज तक सुने थे, ये सोचना है हमको। फाइनेंशियल अकाउंटेंट, रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट, टैक्स स्पेशलिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फ्रॉड एग्जामिनर, ये हमने बात की थी शुरू में। फॉरेंसिक अकाउंटेंट इतनी जबरदस्त फील्ड है फ्यूचर की कि आप लोग इसमें पता नहीं कितना कमा सकते हो और पूरी दुनिया घूम सकते हो, और काम एक ही है, सिर्फ एक काम, गलतियां निकालना, फ्रॉड ढूंढना। पूरी दुनिया में भर भर के फ्रॉड्स हो रहे हैं, और आज भी चाहो तो हम बच्चों जैसी जानकारी के साथ भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर रेड मारते हैं, हम रेड मारते हैं, तो फ्रॉड निकाल के नहीं ले आओगे। कितना इजीली अवेलेबल है, कोई फ्रॉड को डिटेक्ट होने नहीं देता है, प्रॉब्लम यहां है। लेकिन बड़े लेवल पे जैसे आप लोगों को आए दिन खबर मिलती है, ये कंपनी के साथ स्कैम हो गया, वो कंपनी के साथ स्कैम हो गया, तो ये जो न्यूज में आता है ना, ये सिर्फ ब्लेमिंग होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चार्ज लगाना किसी के ऊपर, दावा ठोकना कि तुमने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। अभी उस पर एक टीम लगेगी जो इसका रिसर्च करेगी, ठीक है। देखो, आप लोग ये सोच के रख सकते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, तब जाके मेरा करियर बन जाएगा। क्या ये क्लियर है कि मैं किस प्रोफाइल में वो जॉब करने वाला हूं? वही तो सबसे पहली क्लैरिटी चाहिए कि आपको ऑडिटर बनना है क्या। ऑडिटर की सबसे बड़ी खूबी होती है गलतियां ढूंढना। क्या आपके अंदर वो आदत है कि आप हर जगह कमियां ढूंढते रहते हो, हट ये खराब है, हट वो ठीक नहीं है? क्या ऐसी खूबी है आपके अंदर? इसको प्रॉपर ऑथेंटिक वर्ड दिया गया है, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म ये वर्ड है, ऑडिटर्स की ये खूबी है, ये पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। आप तभी ऑडिटर हो जब आपके अंदर शक्की दिमाग हो। बाय डिफॉल्ट होता है कई लोगों में शक्की दिमाग, हर बात पे डाउट करना। अगर आप ऑडिटर हो और हर बात पे डाउट कर रहे हो तो आप परफेक्ट ऑडिटर बन गए। अगर आप ऑडिटर हो और हर बात पे डाउट नहीं कर रहे, बस आपको सिग्नेचर करना है और थोड़ा मोड़ा देखना है और बस निकल जाना है, तो आप अपने प्रोफेशन को निभा नहीं रहे हैं, ठीक है। प्लीज आप बैठ के ही बताओ करियर ऑप्शंस। हो गया इंट्रो, मेरे ख्याल से सबका हो गया। हाँ, करियर ऑप्शंस के मामले में आप सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या सोच के चले हो? अपने लिए नहीं, जो आप जानते हो कि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट करना है खुद से, अच्छा तो आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप राकेश झुनझुनवाला बनना चाह रहे हो, ऐसे समझूं? अब बताओ, सीए बड़ा है कि राकेश झुनझुनवाला बड़ा है? और आपको जान की खुशी होगी कि राकेश झुनझुनवाला की क्वालिफाइड सीए थे, ठीक है। शुरू से पहले दिन से उन्होंने इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न नहीं भरनी चाहिए, अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए, वो कंपनी इसके अंदर घुस गए। आज हम एक कंपनी का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो वेट कर रही है बहुत देर से हमारा कि कुछ बताओ मेरे बारे में भी, है ना। हाँ जी, सीए बिजनेस, वो तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, बिजनेस। सीए मतलब हम करियर ऑप्शंस में अभी के अभी 10 बात कर लिए, और देखो हमारे कुछ यहां पर चीजें रिपीट हो रही हैं। देखो, सीपीए जिसमें एसीसीए भी आता है, ठीक है। सीएमए आपने बोला था, सीआईए फॉर इंटरनल ऑडिट, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट क्या होता है ये हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे आगे जाके।
क्योंकि आप लोगों को ऑडिटर भी बनने का स्कोप ओपन है। और अगर आप किसी कंपनी के आप अच्छे खासे मैनेजर पोजीशन में पहुंचते हैं तो आपके कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए कोई आएगा तो ऑडिट करवाने के लिए भी पता होना चाहिए कि वो इंटरनल ऑडिट क्या होता है। ऑडिट करवाने के लिए और अगर आप खुद ऑडिटर हो तो ऑडिट करने के लिए दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। और एक ही बात से दोनों का नॉलेज आ जाएगा। एक जना उसको परफॉर्म कर रहा है और एक जना उसको करवा रहा है, प्रोसेस करवा रहा है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये तो टोटल नई फील्ड है और पिछले 3-4 साल से ही बूम में है। और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पकड़ पकड़ के ये सेमिनार में सिखाया जा रहा है कि आप लोग भैया फ्रॉड एनालिस्ट बन जाओ। क्या इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग टैली करते रहते हो, ठीक है वो सब, लेकिन आप यहां पर आपकी जरूरत है भाई। हमको ऐसे डॉक्टर्स चाहिए, वो है ना सीआईडी देखते हो आप लोग, डॉक्टर कुछ तो गड़बड़ है, एसीपी प्रत्युमन, ये हमेशा ऐसे ही करता है ना, ऐसे गोल घुमाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी हमेशा देखे होगे, चीफ है ये, चीफ एसीपी प्रत्युमन। इसके अगल बगल बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, एक हट्टा कट्टा, एक स्मार्ट, एक लड़की होगी, एक डॉक्टर होगा, है ना, और फिर एक खूबसूरत सी भी कोई होगी। अलग अलग सिचुएशन में सब लड़कियां काम आती हैं। तो मान लो किसी को बहला फुसला की कोई जानकारी निकालनी है तो यही लड़की अपने बाल खोलेगी और उसके साथ जाके बैठेगी, जानकारी निकालेगी, वापस आ जाएगी। तो जासूसी भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है? एसीपी प्रत्युमन। ये एसीपी प्रत्युमन का जो डॉक्टर है ना, क्राइम के केस को सॉल्व करने के लिए इसका जो फॉरेंसिक डॉक्टर है, फ्रॉड के केस को सॉल्व करने के लिए जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, वो तोड़ मरोड़ के पोस्टमार्टम करता है अकाउंट्स का और अल्टीमेटली सीनियर को रिपोर्ट करता है। फिर सीनियर डिसीजन लेता है क्या गड़बड़ हो गई। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत पैसे हैं इसमें और बहुत ट्रैवलिंग है इसमें। पूरी दुनिया घूमना है ना अगर फ्री में, तो इस प्रोफेशन में घुस जाओ। इंटरनल ऑडिटर सेम प्रोफेशन, पैसे भी हैं, रुतबा भी है, पूरी दुनिया घूमोगे फ्री में। आज इटली, 1 महीने बाद फ्रांस, 1 महीने बाद जर्मनी, 1 महीने बाद लंदन। ऐसा प्रोफेशन है ये, अपने आप को उस लायक आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन और फिर अगर आपको इतना घुमाया जाएगा तो हल्के पतले पैसे थोड़ी मिलेंगे आपको उसके। फिर बनाते रहना व्लॉग्स साथ में, है ना, उधर से साइड में कमाई आ जाएगी। तो सीएफए आपने बोला, सीएफए और किसने बोला? आपने सीएफए बोला। सीएफए इज एक तरीके से एनालिस्ट का काम है वो। मतलब अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स और अकाउंट्स तीनों बहुत मजबूती से समझ में आता है, उसके अलावा बिजनेस स्टडीज भी बहुत मजबूती से समझ में आता है, चारों सब्जेक्ट में ग्रिप है, तो सीए से भी एक बेटर कोर्स है, सीए से हायर लेवल का कोर्स है, वो है सीएफए। अब हायर क्यों? क्योंकि सीए क्या करता है ना, ऐसे सारे बहुत सारे काम करता है। अकाउंट्स भी देखता है, टैक्सेशन भी देखता है, ऑडिट भी देखता है, फाइनेंस भी देखता है, इन्वेस्टमेंट्स भी देखता है, सब आता है सीए को। लेकिन सब आने वाले आदमी नहीं चाहिए सबको। जब बड़ी कंपनियां होती है ना, जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करती हैं, उन लोगों को स्पेसिफिक आदमी चाहिए कि ठीक है उसको सीए का नॉलेज है, लेकिन तुमको फाइनेंस अच्छे से आना चाहिए। टैक्सेशन हल्का आएगा चलेगा, अकाउंटिंग हल्की आएगी चलेगी, फाइनेंस अच्छे से आना चाहिए। या किसी का टैक्सेशन के लिए कोई आदमी चाहिए, टैक्सेशन एक्सपर्ट चाहिए, फिर तुम कुछ बाकी सब जानो मत जानो नहीं फर्क पड़ता। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को तोड़ने मरोड़ने पोस्टमार्टम करने अगर जानते हो और उसके ऊपर प्रोफेशन बनाना है तो सीएफए, या फिर क्या बताया था एक और मैंने, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जब आप डीप में जाना जानते हो, ठीक है। ईआरपी सर्टिफिकेशंस, जैसे आप लोग ये अलग अलग ईआरपीस हैं, जैसे टैली भी एक ईआरपी है, वैसे ही अलग अलग और ईआरपीस हैं और भी हैं, 100 होंगे, जिसमें से ये फेमस हैं, जिसको एक बोलते हैं एसएपी, एक ओरेकल, नेटसूट और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे टैली ले लो, बिजी ले लो, जोहो ले लो, ये सारे ईआरपीस हैं। ईआरपीस क्या होते हैं ये हम अपनी बेसिक क्लासेस में कवर करेंगे। ईआरपी का मतलब क्या होता है, हम जो सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, इसका असल में एक्चुअली यूज क्या होगा आगे जाके, वो हम हाथों हाथ कनेक्ट करेंगे। आज आप लोग देख रहे हो हम टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज हम ये समझ रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, पूरे लॉन्ग टर्म में हमारा अप्रोच क्या रहेगा। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो तो हम पढ़ेंगे, वो तो बस छोटा सा पार्ट है। बड़ा पार्ट क्या है कि इस अकाउंट्स के नॉलेज को यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना है,
तब जाके करियर बनेगा। ये करियर ओरिएंटेड कोर्स है, सीधा का सीधा, ठीक है। इतना देखने के बाद आप लोगों को एक हल्की पतली ये नॉलेज हुई कि स्कोप आपके डेटा एंट्री तक लिमिटेड नहीं है, सीए तक हाईएस्ट नहीं है, एमबीए तक हाईएस्ट नहीं है, सीएफए तक भी हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि सीएफए से भी ऊपर कौन होता है? बिजनेसमैन होता है। अगर आपके अंदर बिजनेस सेंस है, ये सब सीख के आप बिजनेस करो ना, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फंड मैनेजर इज़ अ प्रोफेशन जो अलग से थर्ड पार्टी की तरह, फ्रीलांस की तरह भी किया जा सकता है, और वो भी क्या बोलते हैं, जॉब की तरह भी किया जा सकता है। मतलब कोई बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशन है ना। जैसे मैं सीए हूँ, मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, तो मैं सीए का बिजनेस कैसे करूँ? मैं तो सीए की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोफेशन है, लेकिन बिजनेस फिर कुछ और कर सकता हूँ। हम लोगों ने शुरू की क्लास में एक कंपनी पे बात की थी ये दिखाने के लिए कि आप लोग जो अकाउंट्स पढ़ेंगे, समझेंगे आगे जाके, पूरा डिटेल जब हो जाएगा, तो आज शुरुआती दिन से हम कितना जानते हैं, तत्काल अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो कितना समझ में आ रहा है, और आज से 3, 4, 6 महीने बाद जब हम पलट के वापस आएंगे तो हमको यहां पर कितनी चीजें समझ में आती हैं, हम ये कंपेयर करेंगे, सो दैट हमको ये क्लियर कट डिफरेंस दिखे कि अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है। ट्रेंट लिमिटेड, जितने लोगों के सामने ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज आप लोग थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपनी एक्साइटमेंट को, और बाकी लोग मुझे ये बताएंगे इस कंपनी के बारे में कौन क्या जानता है। जो भी नए लोग हैं, इस कंपनी के बारे में कुछ भी जानते हो क्या? सिर्फ नाम सुनने से कुछ याद आता है क्या किसी को भी? पुराने लोगों को अगर छोड़ दें, कुछ भी याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? जूडियो सुना है आप लोगों ने? वेस्ट साइड सुना है आप लोगों ने? कपड़ों के जो स्टोर हैं, इसी कंपनी की मालिकाना हक में वो चलते हैं, और ये कंपनी का भी कोई मालिक है, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोगों को जानकारी निकालना आप जरूरी होना चाहिए। क्या आप लोगों के कपड़ों, जब कपड़े खरीदते हो जब, तो उस पर एक टैग लगा रहता है, रेट टैग, उसमें बहुत सारा फैंसी कलरफुल कुछ कुछ लिखा भी रहता है, कपड़ों के साइज के बारे में लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरर के बारे में लिखा रहता है। क्या आप कभी अच्छे से डिटेल में पढ़ने की आदत रखते हो? कितने लोग को है कि पूरा नीचे तक पढ़े मैन्युफैक्चरर कौन है? किसी को नहीं। मेरी आदत है। बुरी आदत है क्या? क्योंकि ये अपना अपना नेचर है, और मैं एक नहीं सारे पढ़ता हूं। तो किसी भी ब्रांड के टैग मेरे सामने आएंगे ना, तो आप क्या करते हैं? जनरली ऐसे फाड़ते हैं, फेंक देते हैं। यही होता है। मैं फाड़ूंगा, फिर उसको मैं ऐसे और ऐसे दोनों पढ़ूंगा, और ये एक टैग में नहीं होता, लगभग टैग्स में होता है, ठीक है। मान लो छोटा सा पावर बैंक मंगाया मैंने, कितनी हल्की पतली चीज है, ऑनलाइन आया, मस्त ऐसे कवर लगा हुआ है, उसके अंदर से भी कार्ड निकलता है, वी वेलकम यू, प्लीज रजिस्टर ऑनलाइन, ये सब लिखा रहता है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने कार्ड्स होंगे सारे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना मुझे पसंद है, क्योंकि हर एक लाइन के अंदर एक नया शब्द है, नई इंफॉर्मेशन है, और नया लिंक पॉइंट है। लिंक पॉइंट मतलब आप कब किसी चीज से किसी बात को कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको पढ़ते रहने से समझ में आता है, ठीक है। आप लोगों को एक मैं स्पीच सुनवाना चाह रहा हूं। स्पीच पहले सुनी हुई है, और कितने लोगों को पता है कि ये कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, ये शायद जिंदा नहीं है अभी, है ना? नहीं है ना? हाँ, मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर रहा था। पता है ना आप लोग को ये कौन है? एप्पल के फाउंडर, शुरुआती फाउंडर्स। इन्हीं की सोच से मैकबुक बना था, और मैकबुक के बाद आईफोन बना था। पहले मैकबुक बना था, और उससे भी पहले बना था, कौन बताएगा? हाँ, आईपॉड, जो उस समय का वॉकमैन था। प्रॉपर उसमें गाने लोड करो, और इंटरनेट नहीं होता था। हमने भी वो आईपॉड देखा है जो बिना इंटरनेट के चलता था, बस मेमोरी चिप भरो और गाने लगाओ, और इतनी सी चीज, इतनी बड़ी भी आती थी, इतनी सी चीज
क्या एक्सपीरियंस था उस जमाने में, बाप रे। पर उस समय भी उतना ही महंगा लगता था जितना आज महंगा लगता है, अगर आईफोन लेना है या मैकबुक लेनी है तो। इस आदमी की वो सोच है कि दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि प्रोडक्ट अपने आप में लोगों को लगे यार वाह। कि आप बगल में दूसरा फोन रखो और एप्पल रखो इस तरफ, तो एप्पल में कम से कम वाह की फीलिंग आती है। क्या फिनिश है, क्या क्वालिटी है, क्या कैमरा है, क्या टच है, क्या प्रोसेसर है, सब चीज की तारीफ करते रहोगे, लेकिन एक बुराई हमेशा करोगे एप्पल की, हाँ? बैटरी बड़ी गंदी है इसकी। पर ये भी अफवाहों में फैला हुआ है। एप्पल बहुत कोशिश करता है अच्छी बैटरी बनाने की, ठीक है, चार्जिंग वार्जिंग सब सुविधा देता है। इस आदमी की सोच थी एप्पल को बनाना, और इस आदमी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, मुश्किल से 4 मिनट की है, सुन लेते हैं। इंग्लिश में बोल रहा है, नीचे ये ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ लेना प्लीज प्लीज, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेट तो अवेलेबल नहीं है। ये बहुत एक छोटी सी बात जोड़ेगा, छोटी सी बात बोलेगा जो हमको पकड़नी है और मुझे बताना वो कौन सी बात है। Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. If I had never dropped out, personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. My second story is about love. बस इतना ही जानना था हम लोग को। कनेक्टिंग द डॉट्स इसकी स्टोरी की टाइटल है। छोटी सी स्टोरी थी, उसने अपनी खुद की स्टोरी बताई। कोई रीड कॉलेज था उसका जिसको उसने ड्रॉप आउट ले लिया, और उस समय उसको जीवन का सबसे गंदा डिसीजन लग रहा था वो, कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। कॉलेज पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया, और मैं फिर जब उस कॉलेज को छोड़ने के 10 साल बाद जब ये पहला मैकबुक पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन कर रहा था, अभी बना नहीं है, तब उसको लगा मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था उस कॉलेज को छोड़ना। क्योंकि किसी कारण से छोड़ा होगा, ऐसे सिर्फ पैसों की वजह से तो नहीं छोड़ा होगा, कि टाइम नहीं है इसलिए तो नहीं छोड़ा होगा। वो कुछ छोड़ा होगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है या मेरे को कुछ और करना है, ऐसा ही कुछ करके छोड़ा होगा जनरली। नहीं तो हम जनरली मजबूरी में शुरू करते हैं तो खत्म तो कर ही लेते हैं। वो बोलता है मेरा बेस्ट डिसीजन था। कभी भी फ्यूचर में आगे देखना, 2 दिन आगे देखना, 2 घंटे आगे देखना भी आसान नहीं है। आप नहीं जानते हो अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 2 साल में क्या होने वाला है, अगले 20 साल में क्या होने वाला है। इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। लेकिन जो इजी है वो क्या है पता है? पीछे देखना, जो करके आ चुके हो, जितनी लर्निंग्स हैं, जितना सीख चुके हो, जितना सुन चुके हो, जितनी तारीफें, जितनी बुराइयां, सब सुन चुके हो। डिसीजंस आपको पता है, कब मैंने सबसे अच्छा महसूस किया, कब मैंने सबसे खराब महसूस किया, कब कौन सा डिसीजन क्यों लिया। उन सारे पॉइंट्स को जब कनेक्ट करते हो ना, उनको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये अच्छे के लिए होता है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसी बात का, कि जो हो चुका है ना, अब आप हो सकता है उस समय रो, उस समय दुखी हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, लेकिन कुछ समय बाद ज्यादातर आप एहसास करोगे चलो जो हुआ ठीक हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। ऐसा सोचना शुरू करते हो फिर आप लोग, और प्रेजेंट के बारे में ऐसे सोचते हो, ठीक है।
इस इंसान से हमको यह सीखने को मिलता है कि आप लोगों को पता है आइंस्टाइन ने क्या लाइन बोली थी? आइंस्टाइन ने एक लाइन बोली थी, आई नेवर लेट माई स्कूल डिस्टर्ब माई एजुकेशन। सुनिए आप लोगों ने लाइन। आइंस्टाइन क्लास 5th में डिसलेक्सिया से सफर करते थे, बीमारी है जिसमें शब्दों को ठीक से कोई पढ़ नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है पढ़ते पढ़ते, और हकलाएगा, अटकेगा, उल्टे पुल्टे पढ़ेगा। इसमें तारे ज़मीन में जो आपने देखा ईशान करके कैरेक्टर, एक बच्चा जिसको उसके मम्मी पापा स्कूल के टीचर्स बहुत डांटते हैं, तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, और वो अपनी नोटबुक में सब अड़ंग बड़ंग उटपटांग लिखता है। आमिर खान आके बोलता है ये एक प्रॉब्लम है भाई, ये ऐसे डांटने से ठीक नहीं होगी। सेम प्रॉब्लम आइंस्टाइन जूझता था, सेम प्रॉब्लम, और क्लास 5th में उसको इसी तरीके की डांट स्कूल में पड़ती थी और उसने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल जा रहा है पढ़ने, पर हो क्या रहा है, वहां से मेंटल डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है। सब मेरे को डांट रहे हैं, सब कोस रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं, मेरे मार्क्स खराब हो रहे हैं, मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और हिस्ट्री हम सब जानते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ते बढ़ते आपने क्या डिसीजन लेते गए, वहां से ही आपकी लाइफ को फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात, इतना लंबा लेक्चर करियर के ऊपर देने का मेरा इंटेंशन ये था कि आप लोग इतनी आसानी से करियर को डिसाइड करने का पहले तो एक चना मुर्रा जैसा काम ना समझें कि ऐसे बनता है करियर। नहीं, ना ऐसे बनता है, ना ऐसे डिसाइड होता है। डिसाइड करना भी आसान काम नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हो ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में ढंग का, तो की बात कर रहा हूं। अगर आपका एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि बस किसी तरीके से नौकरी लग जाए और काम करने लग जाए, तो फिर आपका काम सेट है, आपकी नौकरी लग जाएगी, बेफिक्र रहो, हम बैठे हैं यहाँ पे। अगर आपका उतना एक्सपेक्टेशन है खुद से, तो मैं तो कहता हूं आप बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर खुद से। क्यों? क्योंकि बचपन से जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारे आसपास जो हमने देखा है, हम तो वहीं से ज्यादा सीखते हैं ना, जो आसपास देखेंगे। ये तो किस्मत है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतने चलने लग गया कि पूरी दुनिया का ज्ञान अब दिख रहा है हमको, लेकिन अल्टीमेट इन्फ्लुएंस उस ज्ञान से होता है कि हमारे चारों तरफ के लोगों से होता है। दिन रात वही है हमारे आसपास। तो वो अगर कुछ गलत करेगा ना, तो धीरे धीरे उसका गलत करना मुझे सही लगने लग जाएगा भाई। ये है इन्फ्लुएंस। तभी तो हजारों की तादाद में आतंकवादी इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पे। एक दो आदमी गलत हो सकता है कि यार मैं तो मार दूंगा सबको, मैं बम फोड़ूंगा, हजारों कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों को कहीं 100-500 किलोमीटर दूर किसी जंगल में ट्रेनिंग सेंटर बना के सबको एक साथ रोज मोटिवेट किया जाता है। सारे लोग एक ही काम करेंगे। अब किसी को डिस्ट्रैक्शन आएगा? एक दूसरे को देख देख के सब बराबर मोटिवेट हो रहे हैं, अब तो हम तैयार हैं, बस हमको भेजो कहीं पर। तो वो लोग अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे। आपके हिसाब से वो गलत कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन को निभा रहे हैं, बाकायदा उनको सैलरी मिलती है हर महीने फिक्स, और उनके गुजर जाने के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट उनके घर भी पहुंच जाता है। तो वो गलत है कि हम गलत हैं? हाँ, गलत तो वही है सर। गलत तो वही है, कुछ भी हो। नहीं भाई, हर किसी का गलत सही अपना होता है। कानून बीच में आ जाता है जो बोलता है कि चलो सुन लो, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी की नहीं। ये गलत है। अगर मर्डर हुआ ना किसी का, तो जिसने मर्डर किया वो गलत किया। तो ऐसे कर करके कई सारे कानून लिखा गया। तो कानून डिसाइड करता है कुछ जगहों पे क्या गलत सही है। आप और मैं सिर्फ अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, करियर ऑप्शंस में आप लोगों को कुछ पूछना, सवाल करना हो तो परफेक्ट टाइम है अभी। किसी के मन में कोई करियर ऑप्शन को लेकर डाउट हो, किसी के मन में कुछ पढ़ाई कोर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक डाउट हो, कमाई को लेकर डाउट हो कि कितनी कमाई कहाँ मिलती है, कहाँ अपन सोच सकते हैं, एकदम खुल के बेशर्म होकर बात करोगे ना, तो अपने बारे में सोच पाओगे। सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। अगर आप लोग शर्माते रहोगे ना, तो अपना ही नुकसान करोगे। और ज़्यादातर किसी भीड़ में, किसी मौके पे कौन आदमी स्पॉटलाइट चुरा के ले जाता है? जो इनिशिएट करता है या जो चुप करके ऐसा बैठा रहता है? जो इनिशिएट करता है। इनिशिएट करने का मतलब बड़बड़ करना नहीं है, बोलना नहीं है। इनिशिएट करने का मतलब उस माहौल में
सबसे आगे होने का है। अगर मीटिंग हो रही है तो वहाँ जो मान लो ऐसे सवाल पूछा गया किसी से, तो जो उठ के जवाब देगा उसने इनिशिएट कर दिया। कहीं एक प्रॉब्लम डिस्कशन हो रही है तो किसी ने सॉल्यूशन निकाल के इनिशिएट कर दिया, ये सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इनिशिएट कर दिया। इनिशिएट करने वाला कभी नहीं हारता, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, हमेशा तीर मारता रहता है, कभी ना कभी तो निशाने पे लगेगा। और जो तीर ही नहीं मारेगा उसका निशाने में लगने के चांस थोड़े से पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? क्या है, क्या है? तो तीर चलाते रहो, बॉलिंग करते रहो या बैटिंग करते रहो, बॉल आने दो, आउट नहीं होना है आपको। खेलते रहो, बाउंसर है छोड़ दो, वाइड है छोड़ दो, नो बॉल है छोड़ दो, ठोकने लायक हो ठोक दो, छोड़ने लायक हो छोड़ दो, बॉल्स खत्म नहीं होंगी। आपकी बैटिंग नहीं छूटनी चाहिए, आउट नहीं होना, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ सवाल है आप लोगों के? कुछ तो डिस्कस करो, कुछ तो हमारे सामने ऐसे पॉइंट्स लेके आओ जो आप लोगों को लगे